नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और आपके लिए हमेशा की तरह आज का डेली करंट अफेयर का एमसीक्यू क्विज जो कि आपको यूपीएससी, आईएएस, आरपीएससी और आपके ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स में साथ देगा। तो हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू के, जो कि हैं 28 दिसंबर के। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको पता है रूल कि सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 2024 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्या ये सही है? आपको मालूम है ना, विचार करना है। हम नीचे ऑप्शन देखेंगे। सेकंड है, भारत के मोटे अनाजों यानी कि मिलेट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है। ठीक है, यानी कि पहले तो आपको ये बताना है कि यूएन जो कि हर वर्ष को कुछ ना कुछ घोषित करता रहता है, तो क्या उसने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अनाज, मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है या घोषित कर दिया है? या फिर सेकंड पूछा है कि भारत के जो मोटे अनाजों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के प्रस्ताव का जो है 70 देशों से अधिक देशों ने समर्थन किया है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, या दोनों ही गलत हैं? तो आपके आंसर बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। तो इसका आंसर है बी। बी का मतलब है कि केवल दो ही सत्य है, मतलब दूसरा वाला सत्य है, ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला गलत इसलिए दोस्तों कि यूएन ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को नहीं 2023 को घोषित किया है। ठीक है, पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मोटे अनाज का, जिस वर्ष को घोषित किया गया है वो 2024 नहीं है, वो 2023 है। ठीक है, और दूसरा वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो 23 को आपने घोषित किया है ना, ये भारत की अनुशंसा पर ही हुआ है और इसका जो है 70 देशों से भी अधिक लोगों ने समर्थन किया था। इसलिए बी पॉइंट तो ऑलरेडी सही था। बस सेकंड वाले में क्या था कि इन्होंने 2024 लिख दिया, जबकि सही है 2023। आप समझ गए होंगे, इसीलिए सेकंड वाला सही है। इनकेस अगर ये 2024 की जगह 2023 लिखा होता तो हमारे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते। ठीक है, और बाकी यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा एक बार कि भाई देखिए, नीति आयोग आपको मालूम ही है, ठीक है, जिसके चीफ हमारे मोदी जी हैं, ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर 2021, ये उस दिन की बात है, का एक आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न यानी कि मिलेट यानी कि मोटे अनाज वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान प्रदान के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन भी दिया जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको कुछ ये चीज़ बता देता हूँ कि क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि मोटे ज्वार या क्या कहना चाहिए मिलेट कौन सा नहीं है। तो आपको कुछ ऑप्शन ध्यान रखने हैं, जैसे कि जो मोटे अनाज होते हैं यानी कदन्न फसलें होती हैं, उन्हें उनमें क्या आता है, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, रागी हो गया, मंडुआ, सांवा, कोंदो, कुटकी, कंगनी, चीना, इस सब के सब जो होते हैं ये होते हैं मोटे अनाज। ठीक है, तो कुछ नाम आप अपनी कॉपी पे लिख लें, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, 4 ऑप्शन में पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमें कुछ पता होनी चाहिए, सारे मत रटो लेकिन कुछ तो रटी लो। ठीक है, कि अब इनके ही महत्व को पहचान करके 2018 को हमने, भारत ने क्या किया था, ध्यान सुनना। ये तो यूएन ने घोषित किया है 2023 को, है ना, वही भारत के कहने पर, क्योंकि हमने बहुत दिया और हमारा 70 देशों ने समर्थन भी किया इसका। ठीक है, लेकिन भारत ने खुद, भारत सरकार ने 2018 को एक कदन्न वर्ष यानी मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। ये देश की तरफ से, खुद की तरफ से, हमारी तरफ से था कि हमने 2018 को ये माना। लेकिन पूरा यूएन कौन से वर्ष को मनाने जा रहा है? 2023 को। तो कंफ्यूज मत होना, 2023 को भारत सरकार ने घोषित नहीं किया है, 2023 को यूएन ने घोषित किया है। और 2018 को किसने मनाया? ये हमने खुद पर्सनली, भारत सरकार ने मना लिया। ठीक है, ये हमने अपने आप में ही मना लिया। ये आप समझ गए होंगे बात को। चलिए भाई, और इसमें तो खैर वही वही बातें लिखी हुई हैं, है ना। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है उसको 2023 को घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडोगी झील, है ना, इंडोगी झील जो अभी बहुत सुर्खियों में भी रहा है, आपने देखा भी होगा, जिन जिन ने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे उन्हें मालूम भी होगा, या आपने रेडियो न्यूज़ सुनी होगी तो आपको पता होगा। किस देश में स्थित है भाई इंडोगी झील? कहाँ है स्थित? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, म्यांमार में? ठीक है, इसका सही आंसर है म्यांमार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? म्यांमार। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इंडोगी झील के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो इसको इस तरह से पढ़ते हैं, है ना। इंडोगी लेक, ये म्यांमार में स्थित है। म्यांमार के काचिन स्टेट, जो उनका काचिन स्टेट है, ठीक है, स्थित एक इस झील में हाल ही में दुनिया की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, समझ गए आप किस मामले में क्वेश्चन है भैया, कि 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई हैं और वो पाई गई हैं पाइप फिश की। ठीक है ना, और दोनों प्रजातियां इस लेक की ही एंडेमिक है, मतलब यहीं पाई जाती हैं, बस यही इसका मतलब ही है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो झील है ना,
ये दक्षिण पूर्वी एशिया, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया का, अगर ये पूरा एशिया है तो ये इसका दक्षिण हो गया और ये इसका पूर्व हो गया, तो इस दक्षिण पूर्वी एशिया का ये तीसरा सबसे बड़ा झील है ना, ताजे जल का तीसरा सबसे बड़ा झील है। तो क्वेश्चन तो यहीं से जनरेट हो जाता है, ये लाइन जो है आपसे सीधा यही पूछ लेंगे कि बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये देखिए यहीं से बनकर ये क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। यह वैश्विक रूप से संकटापन्न और दुर्लभ जल पक्षियों के सहित 106 पक्षी प्रजातियों का निवास है भाई, इसीलिए भी आपको ये पता होना चाहिए। तो पाइप फिश की 2 प्रजातियां मिली है नई नई, और 106 पक्षी प्रजातियों का है। और तीसरा चीज़ इसमें क्या याद रखनी है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के ताजे जल वाली तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और इसी झील को एशियन हेरिटेज पार्क का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है, एशियन हेरिटेज पार्क। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, ये रामसर साइट भी है भैया। रामसर मतलब रामसर उन साइटों को दिया जाता है जो कि गीली भूमि होती हैं, है ना, न सूखी है और ना ही पूरी तरीके से गीली है, बीच की, यानी दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो उस तरह के आर्द्र भूमि कहते हैं इसे। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसे मिले ही हुआ है, क्योंकि रामसर साइट तो ये वैसे भी घोषित ही है। समझ गए आप सभी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब आते हैं भाई कि डेमसन टुटू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये डेसमंड टुटू कौन थे, है ना, डेसमंड टुटू हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लिया, नहीं तो मैं आपको सीधे ही बता दूंगा। भाई डेसमंड टुटू कौन है? पहला है, आपको बताना है कि रंग भेद और नस्ल भेद विरोधी कार्य, मतलब जो रंग भेद करते हैं, कलर डिफरेंस करने वाले, नस्ल भेद करने वाले कि ये इस नस्ल का है उस नस्ल का, ये जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, और शांति के संदेशों के प्रसार के लिए उन्हें 184 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। मतलब इन ये जो मतलब ये कोई पुरुष हैं, एक बंदे हैं जिन्होंने रंग भेद के विरोध में लड़ाई करी, नस्ल भेद के विरोध में लड़ाई करी, और इसीलिए इन्हें शांति फैलाने की कोशिश करी। तो शांति के लिए इन्हें 1984 में नोबेल का पीस प्राइज़ मिला। ये पहला ऑप्शन कहता है। तो आपको अभी विचार करना है, हमें पता करना है कौन सा सत्य है, पहला और दूसरा में से। और सेकंड बोला गया कि गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए 2010 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये जो डेसमंड टुटू हैं, इनके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, जिसमें दोनों में प्राइज़ की बात कही गई है, और इनको दोनों प्राइज़ जो मिल रहे हैं वो इनके ये रंग भेद नस्ल भेद जैसी चीज़ों को रोकने के लिए शांति से। तो एक बार 1984 में नोबेल मिला, ऐसा ऑप्शन 1 कहता है। और इन्होंने क्योंकि गांधीवादी मूल्यों को प्रसार किया, क्योंकि ये शांति से लड़ रहे हैं ना, तो क्या 2010 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। तो आपको ये बताना है केवल एक, केवल दो, या दोनों ही नहीं, ठीक है। तो हम चलिए देख लेते हैं। वैसे याद रखिए दोस्तों, ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल एक इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड वाला गलत इसलिए क्योंकि 2010 में नहीं, 2005 में दिया है, ठीक है। 2005 में हमने इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया, ये ध्यान रखेंगे। अगर ये 2005 होता तो ये वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता। तो लेकिन अभी फिलहाल में केवल एक सही है, ठीक है। अब आइए मैं और थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया था। भाई देखो, दक्षिण अफ्रीका की बात है, साउथ अफ्रीका में है ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका, AB डिविलियर्स वाला, ठीक है। तो में रंग भेद नस्ल भेद विरोधी कार्यों को मजबूत आधार, है ना, मजबूत आधार मतलब उनके विरोध में जो मजबूत आधार होता है ना, फाउंडेशन स्तंभ, डेसमंड टूटू का कल 26 दिसंबर को, है ना, 26 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई है। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, और 2005 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार जो है वो भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। बाकी तो आपने पढ़ ही लिया इनके बारे में। और मैं आपको इनकी एक चीज़ और बता देता हूँ भाई कि उन्होंने अफ्रीका में ये पासपोर्ट कानून, ये जो इम्पोर्टेंट था, साउथ अफ्रीका के भेदभावकारी, वहाँ पर क्या चलता था, भेदभाव से भरा हुआ पासपोर्ट होता था अलग अलग, तो कानून वहाँ पे बने हुए थे इसके। तो उन कानूनों को ख़त्म करने की मांग के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस कानून को ख़त्म किया है ना। और एजुकेशन में एक कॉमन सिस्टम के लिए उन्होंने विकसित करने की भी मांग कही थी। तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं ये, आप ध्यान रखेंगे इनका, डेसमंड टुटू। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि अभी भी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, और 2 वजह से ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न जो है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा, देखो हमारे जो PM मोदी हैं, इन्होंने हाल ही में बहुत उच्च स्तरीय समिति एक बनाई थी, उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता करी। उच्च स्तरीय समिति पहली ही अभी अभी बनी, और उसकी बैठक जो हुई उसकी अध्यक्षता PM मोदी साहब ने की। तो जिसका गठन भारत के अब इसका जो गठन हुआ है किसी वजह से तो हुआ होगा, पहली बैठक हुई और सीधे अध्यक्षता PM मोदी जी ने कर ली। तो क्यों ये उच्च स्तरीय समिति बनी थी? तो इसका गठन भारत के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कोई है स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक, ठीक है, मतलब विचारक
कि 150वीं जयंती, मतलब ऐसा कोई है स्वतंत्रता सेनानी हमारे सुप्रसिद्ध चिंतक, उनकी 150वीं जयंती थी, है ना। और आपको मालूम है जयंती पे आप क्या करते हो, उन्हें स्मरण करते हो, तो जयंती पे स्मरण उत्सव होने वाला था। इसी स्मरण उत्सव को ध्यान में रखते हुए ये उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने। ठीक है, तो पूछा यह गया कि ये स्वतंत्रता सेनानी और चिंतक कौन है। तो बताइए भाई ऐसा कौन है जिनके नाम पर ऐसा हुआ और उनकी 150वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। तो आपके सामने बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर लिखे हुए भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, विनायक दामोदर सावरकर हो गए, महर्षि अरबिंदो घोष हो गए। इनमें से कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों महर्षि अरबिंदो घोष, ये हैं वो। ठीक है, अब आइए इनके बारे में तो आपको सब कुछ बताऊंगा और आपको सब ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 24 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसका गठन क्यों हुआ था? इसका गठन क्योंकि अरबिंदो घोष जो है हमारे, उनकी 150वीं जयंती पर आयोजित किए जाने वाले स्मरण उत्सव। भाई 150वीं जयंती पे आप किसी को भी स्मरण करते हो, तो उनके स्मरण उत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये समिति बनाई उच्च स्तरीय, और इसकी बैठक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए, अब मेन है अरविंदो घोष के बारे में आपको पता करना, उनकी किताबें ध्यान रखेंगे कुछ कुछ। देखिए अरविंदो घोष पहले ऐसे राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने 1906 में अपना खुद का समाचार पत्र वंदे मातरम में क्या किया था कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया था। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अपने ये यहाँ पर ये जो लाइन लिख देती है ना, ये वाली, ऐसे पहले राजनीतिक नेता, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आप चाहे कुछ कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, ये लाइन जो यहाँ पर लिखी है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अरविंदो घोष पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने 1906 में अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया था। उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने 2 बार राजद्रोह, भैया ये देख रहे हो, राजद्रोह बहुत बड़ी बात होती है, इसका मुकदमा चलाया, और एक बार तो षड्यंत्र चलाने का भी आरोप लगा दिया, और मुकदमा चलेगा तो जेल जाएंगे, और जेल जहाँ कहाँ चले गए, ये इन्हें जेल भेज दिया गया अलीपुर जेल। ठीक है, अलीपुर जेल में चले गए, और फिर उन्होंने पुदुचेरी, पुदुचेरी जो था हमारा, वहाँ पे ओरे विले आश्रम का गठन भी किया हुआ है। तो याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पुदुचेरी में ओरे विले आश्रम का गठन किसने किया, तो इन्होंने ही किया है। ठीक है, और आपने देख लिया 2 बार इन पर राजद्रोह का अपराध भी चला गया, और 1906 में इनका खुद का अखबार का नाम याद रखना है आपको, क्या है? समाचार पत्र वंदे मातरम। ठीक है, इसी में इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया था। तो कुछ पॉइंट हैं जो मुझे लगता है आपको लिख लेने चाहिए, नहीं तो आप स्क्रीन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, अब ध्यान से देखना, इनकी किताबों का नाम बोलने वाला, एक आश्रम याद रखना है, दूसरा मैंने कहा आपसे कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स जैसे लेख प्रकाशित किए थे इन्होंने। इन्होंने ही द लाइफ डिवाइन लिखा हुआ है, इन्होंने ही लिखा है द सिंथेसिस ऑफ योग या फिर सावित्री, ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं। तो पुस्तकें याद रख लो, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड्स, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग और सावित्री। ठीक है, इन पुस्तकों को आपको ध्यान रखना है, ओरीवेले आश्रम को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न लेते हैं भैया। अब बताना है आपको कि जो अटल इनोवेशन मिशन है ना, AIM है ना, AIM लिखा होगा कहीं कहीं जगह पे, तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ने देश का अपनी तरह का पहला वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम विकसित किया है। ठीक है, इस कथनों पर आपको विचार करना है कि क्या ऐसा हुआ है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिल करके एक वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम विकसित किया है ना, ये देखना है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि 8वीं अनुसूची में नई भाषाएं जो हम जोड़ते हैं, 8वीं अनुसूची में आपको मालूम है ना भाषाएं रखी गई हैं, है ना, तो शामिल करने के मानकों, भाई अब इसमें शामिल करते हैं जब नई भाषाओं में, तो वो भाषाएं तभी आएंगी जब कुछ मानक जो होते हैं, जब वो सारे पॉइंट राइट हो जाएंगे, तभी तो हम उसे मानेंगे कि हाँ ये एक मानक भाषा, और हम उसे 8वीं सूची में डाल देंगे। तो नई भाषाओं को शामिल करने के जो मानक होते हैं, क्या उसकी जांच पड़ताल के लिए ये जो कमेटी ये बनाई गई है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो अब आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या दोनों ही गलत है, ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब आपको मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ दोस्तों, याद रखिए ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। ये 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाली जो भाषाएं होती हैं, और उन भाषाओं को शामिल करने से पहले उनके कुछ मानकों को ये तय करेगी, तभी तो हम उसे शामिल करेंगे। तो क्या उन मानकों को तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है? बिल्कुल गलत, किसी भी मानक को तय नहीं कर रही, किसी भी मानक की जाँच नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए सेकेंड वाला बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, देश भर में जो इनोवेटर्स होते हैं, इनोवेटर्स यानी कि कुछ जो नया सोचते हैं, कुछ नया लाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उद्यमी, इनको क्या ताकतवर बनाना है ना। और इसी महत्वाकांक्षा से, इसी उद्देश्य के साथ क्या हुआ है कि जो हमारे अटल, ध्यान सुनना, इनोवेटर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इनको बहुत पावरफुल बनाने के लिए देश में, क्योंकि जब ये पावरफुल रहेंगे ना, तो हर बिजनेस पावरफुल रहेगा। भाई इनोवेटर्स अगर पावरफुल हैं, एंटरप्रेन्योर्स अगर पावरफुल हैं, तो भाई समझ जाइए नौकरी वोकरी सब पावरफुल है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको
पावरफुल बनाने की जो महत्वाकांक्षा है, जो उद्देश्य है, उसी के चलते क्या हुआ है कि जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन था, उसने नीति आयोग के साथ मिल करके वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लेकर के ही आए हैं। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, जो देश में जो आपके इनोवेटर्स हैं और उद्यमी हैं, उद्यमी यानी कि जो क्या कहना चाहिए, इंटरप्रेन्योर हैं, भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है। होता क्या है, देखो दोस्तों, या तो अभी हम हिंदी में काम कर लेते हैं या तो अभी हम इंग्लिश में काम कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें जितनी भी भाषाएं हैं, तो हर भाषा की पहुंच उतनी ज़्यादा हो जाए। समझ गए? हर भाषा की पहुंच मतलब अब इसमें नवाचार इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि भाई हर भाषा में हर चीज़ उपलब्ध हो, हर कोर्स उपलब्ध हो, इस तरह की बात कही जा रही है ना। कंप्यूटर पे आप सर्च मारें तो उस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, हर चीज़, जैसा हम हिंदी में कर लेते हैं और इंग्लिश में कर लेते हैं। पहले तो हम इंग्लिश में ही सिर्फ कर पाते थे, हिंदी तो हमें अभी मिली है, तो ऐसे ही अब तमिल में भी लगे हुए हैं, सब में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। अब ये क्या है, वही वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है हमारा, जो दोनों ने मिलकर बनाया है, आवश्यक क्षमता निर्माण को लेकर के इनोवेशन मिशन 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक की पहचान के बाद, ये देखो जितनी भी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उनकी एक एक की पहचान के बाद वर्नैकुलर टास्क फोर्स बनाया जाएगा। एक टास्क फोर्स, जैसे मान लो हमने कन्नड़ भाषा ढूंढी, अब कन्नड़ भाषा में क्या होगा, एक हम इसकी अलग से टास्क फोर्स बना देंगे, हिंदी की अलग बना देंगे। समझ पा रहे हैं? ऐसे करते करते हम सबकी अलग अलग टास्क फोर्स बना देंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे। अब इस टास्क फोर्स में होगा कौन, तो प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, भाई बनी बात, अगर कन्नड़ भाषा है तो कन्नड़ जहाँ बोली जाती है वहाँ पर, जो भी जिस स्टेट में भी कन्नड़ बोली जाती है तो वहाँ कन्नड़ का कोई टीचर तो होगा, है ना, और वो भी अच्छा खासा टीचर, तो उसको इस टीम में रखा जाएगा। विषय विशेषज्ञ, जो कन्नड़ के विशेषज्ञ होंगे वो इनमें होंगे। तकनीकी लेखक, जो इसके लेखक होते हैं वो इसमें होंगे। और क्षेत्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर का नेतृत्व शामिल है, तो इसमें ये सब होंगे। तो एक भाषा के लिए एक टास्क फोर्स बनेगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर 22 भाषाएं हैं तो 22 अलग अलग टास्क फोर्स बनेंगे, सब स्टडी करेंगे, सब बताएंगे कि कहाँ क्या चूक है, क्या है, जो भी है। समझ गए? तो इससे इनोवेशन बढ़ेगा, हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, ऐसा कुछ कहना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, संविधान की 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को शामिल करने के मानकों की जांच पड़ताल का मैंडेट इस वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को नहीं दिया गया है। कहा था ना मैंने, ये मानक को तय करने के लिए नहीं आया हुआ है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो दोस्तों, बाकी तो वही सब लिखा हुआ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, और इस तरह के करंट अफेयर, और सबसे बड़ी बात याद रखिए दोस्तों, मैं इस चैनल पर दिन भर आपको अपडेट्स देता रहता हूँ कि कहाँ क्या कौन सा फॉर्म खुला है, क्या है उसकी लास्ट डेट, कब किसका एडमिट कार्ड आने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी जानकारी चाहिए, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर आइए, मुझसे जुड़िए, मैं आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो बस आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।